नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार जो है बताया गया है कि वो मनाया जाएगा। इस मुद्दे पे, इस इशू पे काफी मतभेद भी है, डिबेट भी चल रहा है कि 11 तारीख को मनाना चाहिए कि 12 तारीख को मनाना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि शुभ मुहूर्त जो है वो किस प्रकार ज्योतिष में मनाया जाता है और किस प्रकार से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट जो हम कैलकुलेशंस करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कोई भी ज्योतिष का कैलकुलेशन, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पे ही हम कोई भी मुहूर्त का चयन करते हैं। चाहे वो पंचांग हो, चाहे हम आपके पर्सनल मुहूर्त को निकाल रहे हो, दोनों लेवल पे ही कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं ज्योतिष में। पहले बात करते हैं वो कौन से ऐसे ज्योतिष शास्त्र हैं जो मुहूर्त के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिससे हमें मुहूर्त के बारे में पता चलता है। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पीयूष धारा और व्रतराज, ये कुछ ज्योतिष शास्त्र हैं जिसमें मुहूर्त के बारे में हमें काफी ज्ञान मिलता है और अलग अलग प्रकार के योग और मुहूर्त के कॉम्बिनेशंस इन सभी टेक्स्ट्स में दिए गए हैं। सो ये हमारा आधार है जब भी हम बात कर रहे हैं, किसी भी कमेंट्री कर रहे हैं किसी भी मुहूर्त के ऊपर या किसी भी फेस्टिवल के ऊपर, तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये यही शास्त्र है, इन्हीं से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब भी हम मुहूर्त की कल्पना करते हैं और कोई भी सिलेक्शन करते हैं किसी भी त्योहार का मुहूर्त का, तो उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं और उसी 5 एलिमेंट्स में हमें देखना है कि शुभ समय किस प्रकार से निकाला जाएगा। ये जो एलिमेंट्स है, याद रखिएगा, ये बहुत ही साइंटिफिक लेवल पे बेस्ड है, क्योंकि ये सन और मून, जो सूर्य और चंद्रमा है, वो जोडियाक में उनकी पोजीशंस के आधार पर उनके एक दूसरे से जो एंगल्स बनते हैं, डिस्टेंस बनते हैं, उसी डिस्टेंस से ही ये सब 5 के 5 एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स बनते हैं। सो इट इज हाईली साइंटिफिक। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ एंगल्स जो है बहुत शुभ हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में, कुछ एंगल्स थोड़े से अशुभ हो जाते हैं, उस वजह से उनको हम नेगेटिव योगास में कंसिडर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर है तिथि। तिथि जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो पूरे एक दिन में तिथि का कुछ ड्यूरेशन रहता है, इट इज नॉट ऑलवेज 24 आवर्स। कई बार वो 24 आवर्स से ज्यादा भी हो सकती है, कई बार आपकी 18 से 20 घंटे की भी तिथि हो सकती है। तो तिथियों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और उनमें से कुछ तिथियां बहुत शुभ हैं। रक्षाबंधन के लिए जो तिथि सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है मनाने के लिए, वो है पूर्णिमा तिथि। तो पूर्णिमा तिथि पे ही रक्षाबंधन को मनाया जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पैरामीटर जो यहाँ पर आता है वो है नक्षत्र का। ये नक्षत्र वो नक्षत्र है जिस राशि में चंद्रमा है आज के दिन पे, और उस राशि का नक्षत्र जो है, वो नक्षत्र की बात यहाँ पर हो रही है। सो टेक्निकली अगर हम नक्षत्र कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आज के दिन जो चंद्रमा है, जो गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वो किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसी नक्षत्र को हम बेस बनाकर कोई भी कैलकुलेशन मुहूर्त में करते हैं। रक्षाबंधन के लिए जो नक्षत्र बताया गया है चंद्रमा का, वो है श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र जो है वो 11 अगस्त को ही जो है ऑपरेशन में रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वार, जिसको हम डे बोलते हैं, दिन। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे आपका मंडे से लेके अगर हम बात करें संडे तक 7 दिन जो है, उनमें से कुछ दिन जो है, कुछ वार जो है शुभ बताए गए हैं, कुछ अशुभ बताए गए हैं। तो उनके आधार पर हम कई बार मंगलवार और शनिवार खास करके हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए। चौथा पैरामीटर है योग का। और ये योग जो है, ये भी कुछ ऐसे पूरे एक तिथि के अंदर पूरे दिन में कुछ शुभ घड़ी होती है, कुछ शुभ समय होता है, जहां पर सबसे पॉजिटिव रेडिएशंस जो है सूर्य की, वो धरती पर आती है। और उसी योग में हमें कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। सबसे अच्छा समय वो बताया गया है। और आखिरी में पांचवा एलिमेंट जो है वो है करण। और करण जो है बेसिकली एक तिथि को, देखिए ये तिथि जो है ये तो आपका ऑलमोस्ट 20 to 24 आवर्स ड्यूरेशन की रहती है। लेकिन अगर हम तिथि को हाफ कर दें, डिवाइड कर दें बाय 2, तो एक दिन में, एक तिथि में 2 करण बनते हैं, जो कि लगभग 6 डिग्री का एंगल जो है वो सन और मून के बीच में दर्शाता है। अब जो ये 5 एलिमेंट है, ज्योतिष में ये बताया गया है कि इन पांचों एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुहूर्त बनाया जाता है या मुहूर्त का चयन किया जाता है। लेकिन ऐसा कई कई बार होता है कि हमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स शुभ नहीं मिलते। कई बार तिथि शुभ मिलती है, नक्षत्र शुभ मिलता है, वार शुभ नहीं होगा,
वार शुभ है तो योग शुभ नहीं होगा, योग शुभ है तो करण शुभ शुभ नहीं होगा। तो क्या हम इनमें से कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं, या हमें पांचों एलिमेंट्स चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखिए, जो हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चलना है, ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका तिथि और नक्षत्र है। उसके बाद आपका जो थर्ड पैरामीटर है वो योग है, फिर आपका करण है, और लास्ट में वार का इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखा जाता है। रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा तिथि है, जो जिस दिन पर रक्षाबंधन मनाया जाता है, वो सुबह 10:38 10:38 AM से लेके, और शाम को नेक्स्ट डे 7:05 अगस्त 12 तक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूर्णिमा तिथि में ही ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, और इसकी ड्यूरेशन सुबह 10:38 से शुरू हो जाती है और अगले दिन 7:05 तक चलती है। तो क्या हम 12 तारीख को भी मना सकते हैं, क्योंकि 7:05 तक तो पूर्णिमा तिथि है। देखिए, ये जो है, इसमें हम इसको कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए, वो सिर्फ रात को 4:07 अर्ली मॉर्निंग 4:07 तक ही है, 12 अगस्त तक। तो श्रवण नक्षत्र 11 को तो है पूरे दिन, लेकिन 12 को सिर्फ सुबह 4:07 तक है। इसका मतलब अगर किसी को इसी योग में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, राखी बांधनी है जो, तो वो सिर्फ आपकी शाम के समय पे ही या देर रात्रि में ही हो सकती है, जो कि एक लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, कंसिडरिंग दैट उस समय पे लोग नॉर्मली आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर दैट टाइम। तो रात का समय हम नॉर्मली इग्नोर भी करते हैं। तीसरी बात जो है वार, वो है थर्सडे और फ्राइडे। अगर 11 तारीख की बात करें तो वो थर्सडे पड़ता है, 12 तारीख फ्राइडे है। दोनों ही शुभ दिन है, इसमें से कोई भी दिन हम चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं योग की। 11 अगस्त को दो शुभ योग जो है वो आपको दिखाई देंगे। एक है आयुष्मान योग, ये दोपहर को 3:32 तक चयन में रहेंगे, चलन में रहेंगे। और उसके बाद है सौभाग्य योग, जो अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 11:34 तक रहेंगे। तो योग के पैरामीटर पे 11 अगस्त जो है बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा योग है 11 तारीख को भी। तो 11 तारीख अभी तक जो हमने देखा, पूर्णिमा तिथि है, बहुत शुभ है। श्रवण नक्षत्र 11 अगस्त को बिल्कुल अच्छा है, वार भी शुभ है क्योंकि ये गुरुवार है, थर्सडे है। योग भी बहुत अच्छे हैं, आयुष्मान और सौभाग्य। अब देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और आखिरी जो पैरामीटर है वो है करण का, जो मैंने बताया आपको, तिथि का दो भाग है, एक तिथि के दो भाग किए जाते हैं। जो करण आज के दिन 11 तारीख को आप देखेंगे ऑपरेशन में, वो है विष्टिकरण। और विष्टिकरण को भद्र भी बोला जाता है। और ये जो भद्रकरण है, ये 10:38 से रात्रि 8:50 तक रहेंगे। इसी करण की वजह से सारा जो डिस्कशन या डिबेट या जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, वो इसी विष्टिकरण की वजह से हुई है, कि ये जो भद्र का समय जो है, क्या हमें इसमें इग्नोर करना चाहिए, क्या हमें इसमें कोई कार्य कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये समझ लीजिए कि 5 में से 4 पैरामीटर्स जो है वो 11 अगस्त के फेवर में है। विष्टि जो है पांचवा करण, बिल्कुल अशुभ करण है। भद्रकरण नॉर्मली और इनऑस्पिशियस माना जाता है, इस दिन हम कोई कार्य नहीं करते कोशिश करके। लेकिन अगर करना पड़े तो हम विष्टिकरण या भद्रकरण को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे फेवर में है। अगर क्या हम इसको हम उल्टा समझिए, अगर आज के दिन बहुत ही शुभ करण है और बाकी 4 पैरामीटर्स योग वार नक्षत्र तिथि शुभ नहीं है, तो क्या हम कोई फिर त्योहार मनाएंगे? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। तो इसीलिए हमें ये देखना है, मुहूर्त के टाइम पे जब भी देखते हैं, हम मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स फेवरेबल मानते हैं। हमेशा परफेक्ट मुहूर्त मिलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अब समझते हैं विष्टि या भद्र को, कि इसका क्या कंट्रोवर्सी है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जब विष्टिकरण होता है जिस समय पे, उस समय काल को भद्र का समय काल बोला जाता है। भद्र जो है, विष्टिकरण जो है, उनका जो रूलर है, जिस इष्ट देवता को मानते हैं विष्टिकरण के, वो है यम, विच इज द गॉड ऑफ डेथ। और इसके जो ग्रह जो देवता है वो है शनिदेव। तो इस वजह से ये थोड़ा मेलेफिक माना जाता है कि इस दिन पे कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे, जो पहले जमाने में ये जो विष्टिकरण था, इस दिन पे हम कोई भी एग्रेसिव काम, जैसे कि लड़ाई का, लिटिगेशन का, या किसी पे हमला बोलने का,
इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हम कंपटीशन से रिलेटेड ये सब कर सकते हैं, उसके लिए ये फेवरेबल है। बट कोई भी फैमिली सेलिब्रेशन या कोई भी ऑस्पिशियस काम के लिए ये इग्नोर करने के लिए बताया गया है। ये मान्यता है कि जब भी विष्टिकरण चल रहा होगा उस समय पे भद्र जो है उसका निवास हमें देखना है कि भद्रकर्ण उस समय पे कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे निवास कर रहे हैं। 3 प्रकार के निवास बताए गए हैं भद्र के। एक है धरती पर, जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक में भद्र कब निवास करेगा? जब चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में होंगे। उसके बाद चंद्रमा जो भद्र है वो हेवन के अंदर या स्वर्ग लोक में कब निवास करेंगे? जब चंद्रमा एरीज यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होंगे। और आखिरी में पाताल लोक में भद्र निवास करती है जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होंगे। इस प्रकार से ये तीनों लोकों में भद्र का निवास बताया गया है। इसका जो पैरामीटर वो है कि चंद्रमा उस किस राशि में है उस पर डिपेंडेंट है। ये मानते हैं कि भद्र जब जिस भी निवास में होगा उस ही क्षेत्र में उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। अगर वो मृत्यु लोक यानी धरती पर है तब हम सबको इसका परिणाम थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। अगर ये स्वर्ग लोक में है तो धरती पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पाताल लोक में भी धरती पर कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम ह्यूमंस वी आर ऑन अर्थ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भद्र जब भी चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ या मीन राशि में होंगे तब भद्र का निवास अर्थ पे या मृत्यु लोक पे होगा। और उस समय पे ही हमको ये कोई भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को या फेस्टिवल को अवॉइड करना चाहिए। भद्र का जो पूरा काल है, जो समय बताया गया है, उसमें से एक समय जो है भद्र का मुख है, जिसको भद्र का माउथ बोलते हैं, वो सबसे अशुभ घड़ी है और उसको हमें अवॉइड करना है। अगर पूरा भद्र काल आपको सपोज करिए अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो भद्र मुख जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो कि 2 से 2.5 घंटे का लगभग समय होता है, उसको आपको अवॉइड करना है। अब देखते हैं 11 अगस्त को ऐसे कौन से इसमें से योग बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया, श्रवण नक्षत्र 11 अगस्त को सुबह 6:53 से और अगले दिन सुबह 4:07 तक रहेंगे। तो 11 अगस्त को हमें डेफिनेटली श्रवण नक्षत्र का शुभ योग, शुभ नक्षत्र जरूर है। पूर्णिमा तिथि सुबह 10:38 से है और सुबह अगले दिन 7:05 सुबह तक है। लेकिन क्योंकि श्रवण नक्षत्र रात को ही खत्म हो जाते हैं 4:07 पे, तो पूर्णिमा तिथि अगले दिन का हमें कोई भी खास फायदा होगा नहीं। तो इस बेटर कि हम 11 अगस्त को ही कंसिडर करें टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। भद्र जो समय है, भद्र का निवास जो बताया गया है वो है सुबह 10:38। ये सेम टाइम है जब पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और रात को 8:50 पे 51 या 50 50 है एग्जैक्टली 8:50 पे भद्र का जो समय काल है वो समाप्त हो जाता है। और भद्र मुख का जो टाइम है जो मैंने आपको बताया सबसे इनऑस्पिशियस टाइम है वो है 6:18 से 8 बजे रात्रि को। ये समय हमें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ एक कैटेगरी जैसे भद्र मुख है वैसे भद्र का बैक साइड यानी पूंछ भी बताई गई है, वो 5:17 से 6:18 शाम को है। तो ये टाइम जो है नॉर्मली हम कंसिडर कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये टाइम भी कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि इस बार जो चंद्रमा है रक्षाबंधन के दिन वो मकर राशि में है और मकर राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो भद्र का निवास जो है वो पाताल लोक में है, ना कि मृत्यु लोक में जो कि धरती पे। इसका मतलब भद्र जो है वो पाताल लोक में है, धरती पर नहीं है 11 अगस्त को। उस वजह से हम 11 अगस्त को भद्रकाल के दौरान भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। अगर भद्रकाल धरती पर होता, उस समय पे भद्र का निवास धरती पर होता मान लीजिए अगर, तो फिर हमारे पास जो समय था वो था 8:51 रात्रि में 8:58 तक। इसी बीच में फिर हमें रक्षाबंधन का त्योहार जो कि राखी को बांधना जिसको माना गया है वो हमें इस समय पे मनाना चाहिए था। लेकिन ये कंडीशन इस बार नहीं है तो हमें कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि हम कब मनाएं। और बेशक क्योंकि भद्र जो है वो धरती पर निवास नहीं कर रही है 11 अगस्त को, तो 11 अगस्त में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मनाने के लिए। अब एक चीज देखिए,
शास्त्रों में जब भी मुहूर्त की कल्पना की गई है, तो ये बताया गया है कि अगर आप शुभ लगन का चयन करते हैं, अगर आपने एक लगन बहुत शुभ ले लिया, तो आपकी बाकी जितने भी मुहूर्त के दोष हैं, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे, नेगेटिव कॉम्बिनेशन माइनस हो जाएँगे उसमें से। तो हमको ये भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि अक्सर ये बात इग्नोर की जाती है किसी भी डिस्कशन में मुहूर्त के। तो हम ये देखते हैं कि कौन-सा ऐसा शुभ लग्न या मुहूर्त है कल, 11 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा। तो 11 अगस्त को कौन-सा ऐसा मुहूर्त है जिस दिन आप कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो मुहूर्त मैंने आपको लगन बताया है, वृश्चिक लग्न, जहाँ पर 8 नंबर लिखा गया है, ये सबसे शुभ समय है आपका रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का, क्योंकि ये होगा दोपहर को 1:12 से 3:30 तक दोपहर को। इस समय पे हमारे तिथि बहुत अच्छी है, पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र है। योग बहुत अच्छे हैं इस समय पे आपके, जैसे मैंने आपको बताया, सौभाग्य योग है, आयुष्मान योग है, दोनों ही शुभ योग हैं, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार भी बहुत शुभ है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार। बृहस्पति देव का वार होता है, बहुत पॉजिटिव है। और जो राशि उस समय पे उदय होगी 1:12 से 3:30 पे, वो होगी वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में देखिए, बहुत ही सुंदर एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन इस समय पे बना हुआ है कि जो वृश्चिक राशि के जो लग्नेश है मंगल, वो अपने ही राशि को, अपने लगन को दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे वो बली और ज्यादा बल दे रहे हैं लगन को। और जितने भी शुभ ग्रह है कुंडली के अंदर, बृहस्पति पंचम भाव में है, त्रिकोण भाव में। शुक्र भी नवम भाव में है। बुध एक केंद्र हाउस में है, 10th हाउस में, जो कि सबसे स्ट्रांग केंद्र हाउस माना गया है। और जो मेलेफिक्स है राहु केतु, वो आपके 6 और 12 घरों में है, जो कि एक बहुत अच्छे शुभ घर माने गए हैं इन पाप ग्रहों के लिए। तो अगर हम लगन को भी देखते हैं, तो ये जो समय 1:12 से 3:30 का जो समय है, ये बहुत ही शुभ समय है रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि इस समय पे अगर आप मनाते हैं, तो भद्र का जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी भ्रम जो हमें इस बार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ बताया जा रहा है कि ये बहुत ही नेगेटिव योग बनने जा रहा है, तो उस पे अगर हम इग्नोर हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात, जैसे मैंने बताया, इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ, बद्र निवास धरती पर नहीं है इस बार। और दूसरा, अगर होता भी, तब भी हम एक शुभ लगन के अंदर हम उसको काउंटर कर सकते थे, क्योंकि ये लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगन अच्छा है आपका, तो बहुत ही शुभ जो योग है वो फलित होते हैं।